दिबांजलि मोइत्रा। मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दक्षिण एशियाई समकक्षों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया और यहीं पर अपनी विदेश नीति की दशा और दिशा तय कर दी कि भारत दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसियों को कितनी प्राथमिकता देता है या कितना महत्व रखते हैं। लेकिन पिछले 5 साल में मोदी सरकार के विदेश नीति के प्रदर्शन से पता चलता है कि दिल्ली ने जहां घरेलू स्तर पर कुछ गलतियां की हैं, वहीं पर बड़े देशों से निपटने में सफलताएं पाई हैं, जबकि दूर के पड़ोसियों के साथ उसका प्रदर्शन ठीक ठाक ही रहा है। अब आइए पहले पड़ोसी की बात कर लें, जहां पर भारत की विदेश नीति कैसी रही। किसी भी देश की विदेश नीति केवल नई सरकार आ जाने से अपने पुराने संबंधों को तोड़ नहीं देती। मोदी सरकार की पड़ोस नीति पहले यूपीए सरकार की दशकों पुरानी नीति के अनुसार ही है, जिसने भारत के पड़ोसियों के साथ दोस्ती पर जोर दिया था। जैसे बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंध नीति सबसे सकारात्मक है, जहां मोदी सरकार ने आवामी लीग पर अधिक निर्भरता दिखाई है और तीस्ता नदी जल विवादों से दूरी बनाए रखी है। इसी तरह भारत अफगानिस्तान के साथ संबंध दोस्ताना ही रहे हैं, जहां आम जनता के सकारात्मक भाव से रिश्तों में बढ़ोतरी तो हुई है, पर उन्हें आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। श्रीलंका के साथ मोदी सरकार के संबंध निश्चित रूप से परंपरा से हटकर थे। राजनीतिक रूप से स्थिर मोदी सरकार ने भारत श्रीलंका संबंधों को सफलतापूर्वक तमिल राजनीति से अलग निकालकर उन्हें सांस्कृतिक एकता के दायरे में लाया है। वहीं नेपाल के साथ भी भारत संबंध बनाने में सफल रहा है। कुल मिलाकर अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ मोदी सरकार ने पिछली सरकार की नीतियां ही निभाई हैं। मोदी सरकार ने हिंद महासागर में एक मजबूत नींव बना ली है। मोदी की पहल से दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की एक्ट ईस्ट नीति में नयापन और सामरिक गंभीरता आई है। एक्ट ईस्ट दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने में भारत की उत्सुकता दर्शाती है। द्विपक्षीय स्तर पर मोदी की विदेश नीति को भारत के विस्तारित पड़ोस के भीतर एक बड़ी सफलता और एक बड़ी असफलता प्राप्त हुई। सफलता ये कि भारत के जापान के साथ संबंध गहरे हुए और 2014 में बढ़कर विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी तक पहुंच गए हैं। वहीं बीजिंग से निपटने के लिए भारत ने चीन के सामने ताकत का प्रदर्शन किया। यही डोकलाम गतिरोध में हुआ। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर चिंताओं के कारण भारत ने बेल्ट और रोड फोरम को छोड़ दिया और चीन पर नजर बनाए रखने के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुर्भुज सहयोग स्थापित करने के लिए वार्ता में भाग लिया। वहीं मोदी सरकार भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के मामले में सफल रही, जहां द्विपक्षीय भागीदारी के मामले में दोनों पक्षों ने इतिहास के बोझ को उतार फेंका और रक्षा सहयोग, आधारभूत लॉजिस्टिकल समझौतों और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर सामान्य समझ पर पहुंचने में प्रगति दिखाई। दोनों पक्षों के बीच संबंध साझा हितों के कारण बढ़े हैं और आशा है कि भविष्य में भी ऐसा ही चलता रहेगा। अगर मोदी सरकार की विदेश नीति के पिछले 5 साल इसलिए याद किए जाएंगे कि विदेश में विस्तारित भारतीय भूमिका के लिए उत्साह रहा, सांस्कृतिक कूटनीतिक की भूमिका बढ़ी, विश्व के नेताओं के साथ मोदी की व्यक्तिगत दोस्ती रही और भागीदारों के साथ मिलकर अपने सामान्य हितों को अपने लाभ के लिए उपयोग करने में अधिक सक्रियता दिखाई। बीजेपी सरकार के हालिया राजनीतिक प्रदर्शन को देखकर ऐसा लगता है कि 2019 में एनडीए के लिए फिर से रास्ता साफ हो रहा है। विदेश नीति के क्षेत्र में इसका मतलब महान शक्ति के साथ संबंधों को मजबूत करने और मोदी सरकार के 5वें साल से अधिक विस्तारित पड़ोस पर ध्यान केंद्रित करने में निरंतरता हो सकता है। मैं आज इतने बड़े मीडिया का समूह है तो आपका भी और देशवासियों का गत 5 वर्ष में जो सहयोग मिला, समर्थन मिला और ये जन सहयोग का ही कारण है कि हम इस कार्य को सफलतापूर्वक कर पाए और इसके लिए मैं देशवासियों का, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
सामान्य रीते ये स्वाभाविक है कि चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल अपनी अपनी बात लेकर के आती है, लेकिन राजनाथ जी के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष जी ने जो कमेटी बनाई थी, उसने पिछले 2-3 महीने लगातार मेहनत की और एक प्रकार से जन के मन की बात, उनकी आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं को सुनना, समझना और एक डॉक्यूमेंट में भले सब कुछ ना आ जाए, लेकिन उसकी मूलभूत बातों को पकड़ करके आगे चलने का ये जो मेहनत की इस टीम ने, मैं इस टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। शायद हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सरकार किन बातों को लेकर के आगे काम करे, जनता को इतनी बड़ी मात्रा में विचार विमर्श हुआ है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है और ये लोकतंत्र का ट्रू स्पिरिट है और उसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। और उसी के आसपास हमारा पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके, इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए और वो है 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हमने देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे, जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे। उसी साथ साथ हम जब इस मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं तो साफ है हमारे मन में वन मिशन, वन डायरेक्शन। हम देश को समृद्ध बनाने के लिए, सामान्य मानवीय के सशक्तिकरण को लेकर के, जन भागीदारी को बढ़ाते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देते हुए, और सरकार की सबसे बड़ी कसौटी ये नहीं होती है कि आपने क्या किया, सरकार की सबसे बड़ी कसौटी है लास्ट माइल डिलीवरी की। और इसलिए वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्धारित मंत्र है। उसी प्रकार से हमारे समाज में विविधताएं हैं, भाषा की विविधता है, जीवन स्तर की भी विविधता है, शिक्षा में भी विविधता है, जीवन शैली में भी विशेषता है। और इसलिए एक ही डंडे से सबको हाँका नहीं जा सकता, और इसलिए विकास को हमने मल्टी लेयर बनाने की दिशा में, इसमें हमने समाहित करने की पूरी कोशिश की है।
गांव हो, शहर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, पुरुष हो, महिला हो, नौजवान हो, सीनियर सिटीजन हो, हर एक को एक प्रकार से मल्टी लेयर हमने इसकी सबको एड्रेस करने की कोशिश की है।